महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है सरकार का, कि कहीं ना कहीं अब जाकर गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बिल आना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक अभी करंट्स में हम देखते हैं कि महिला आरक्षण से संबंधित है, महिला रिजर्वेशन से। वो जो रिजर्वेशन की बात की है तो वो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट, और हमारी जो स्टेट जो विधानसभा हैं, उन विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है उसको लागू किया जा रहा है। तो हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो ये कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके द्वारा एक बिल पेश किया गया है और उस बिल का नाम है, हम देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। देखिए फ्रेंड्स, इस बिल को हम ये देखते हैं कि कई साल हो गए हैं महिला जो रिजर्वेशन की बात की जाती है कि करीब करीब हम ये देखते हैं कि 2000 ये मान के चलिए कि आप 27 साल कह सकते हैं कि 27 सालों से ये बिल पेंडिंग चला आ रहा है, जिस पर अभी तक कोई क्रियान्विति नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये जो बिल है वो हमारी पार्लियामेंट से पूर्ण बहुमत के साथ पास होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे जो पक्ष है और विपक्ष है, दोनों ही जो पार्टियां हैं, सारे जो दल हैं, वो बिल्कुल सहमत हैं इस बिल को लाने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि एक महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है सरकार का, कि कहीं ना कहीं अब जाकर गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बिल आना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं थोड़ी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें तो इस महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की जो बात थी, इस प्रतिनिधित्व बात को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1931 में सरोजनी नायडू और बेगम शाहनवाज, ये दो एक महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ब्रिटिश पीएम को पत्र लिखकर ये बात बताई थी कि कहीं न कहीं राजनीति के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी वो इच्छा उन्होंने जाहिर की थी। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ पूरी नहीं हो पाई। फिर हम आगे देखें कि जैसे ही उत्तरोत्तर हमारी जो गवर्नमेंट बदलती रही, जिसमें हम बात करें 1996 की, 1996 में जब हमारे यहाँ SD देवगौड़ा की सरकार थी, उस टाइम पर भी इस महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को लाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि इस बिल की क्रियान्विति नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम कई प्रयास देखे कि 1997 में भी इंद्र कुमार गुजराल जी की जब सरकार थी, उस टाइम पर भी बिल लाया गया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया था। आगे हम बात करें कि 1998 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इस महिला आरक्षण संबंधी बिल को लाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई इस पर क्रियान्विति नहीं हो पाई थी। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि 2010 में क्या होता है कि जब हमारे इस बिल पर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, और मनमोहन जी की सरकार के समय 2010 में देखिए कि जब हमारे यहाँ 2010 में मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उस समय ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। कहाँ पास हुआ था? राज्यसभा में। लेकिन ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। देखिए फ्रेंड, 2010 में हम ये देखें तो जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ये बिल लाया गया था और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था। लेकिन आगे हमने ये देखा कि ये बिल क्या हुआ था कि लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। उसके बाद हम देखें फ्रेंड्स कि 2014
2014 में क्या होता है, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट अपना जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण की बात रखती है। यानी बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में महिला रिजर्वेशन की बात उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था। उस मुद्दे पर ये अपना इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि 1992 में 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1992 में लाया गया था, तो उसमें हमने देखा कि महिलाओं के लिए पंचायती राज और नगरीय निकाय, यानी 73 में हम बात करें तो पंचायती राज और 74 में बात करें तो नगरीय निकाय, इनमें 33% का प्रावधान लागू कर दिया गया था। यानी ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारी जो स्थानीय स्वशासन की जो हमारी निकाय है, उस निकायों के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रिजर्व कर देना। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति है, उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए सरकार का एक सराहनीय प्रयास था, कदम था। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो बिल है जिसे हम कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, वो हमारा 128वां बिल है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि 128वां जो बिल है वो बिल क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आपसे पूछा जा सकता है उसकी संख्या, तो याद रखना आप कि वो बिल क्या था, 128वां बिल ये था। तो फ्रेंड्स, तो लोकसभा की जो सीटें हो जाती है, वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा की। तो हम उसमें देखते हैं कि मात्र 15%, अप्रोक्स हम ये मान के चलें कि 15% महिलाएं, यानी 78 के आसपास हम ये देखते हैं, उनकी जो संख्या निकल कर आती है कितनी, 78। लेकिन 78 भी माने, ऐसा माने तो ये अभी तक की जितनी हमारी जो लोकसभा है उनमें ये सर्वाधिक संख्या है। उसके बाद हम जैसे इसकी बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में हमारे पास ये देखिए जो संख्या जो निकल कर आ रही है वो मात्र आ रही है कितना, अप्रोक्स 40%। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी एक राजनीति में हम देखें तो वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा कदम है। एक बार फ्रेंड्स और देखिए कि जो हमारा फर्स्ट जो लोकसभा थी, फर्स्ट जो लोकसभा, उस फर्स्ट लोकसभा में मात्र 5%, फर्स्ट लोकसभा 1952, 5% यानी 24, मात्र इतनी महिलाओं की भागीदारी थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न था महिलाओं की स्थिति को देखते हुए कि अगर महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर है, जहां हम बात करते हैं कि आज जहां पुरुष जिस स्थिति में है, जिस लेवल पर वो काम कर रहा है, तो उसके पैरेलल एक महिला भी उस तरह का अपना कैरियर बना सके, ग्रोथ कर सके।
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर देंगी अगर हम इनके लिए कोई ना कोई प्रावधान नहीं करें हमारे संविधान में। आगे हम बिल पर बात करते हैं कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, ये बिल जो लाया जा रहा है उसमें कुछ 3 बातें हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो बात निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, इस दोनों में ही इनका क्या करना, 33% रिजर्व कर देना, यानी 33% इनके लिए सीटें फिक्स कर देना। उसके बाद हम देखते हैं रोटेशन प्रणाली को लागू करना। रोटेशन प्रणाली क्या होती है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इलेक्शन में एक बार जहां पर जिस महिला के लिए, यानी वो सीट महिला के लिए रिजर्व कर दी गई है, तो फिर अगले वाले जो इलेक्शन में है वो सीट वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, यानी रिजर्व कर दी जाएगी, यानी उसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते रहना, उसके लिए आरक्षित करते रहना। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो बात की गई है कि ये अधिनियम जब से लागू होगा होने के 15 वर्षों तक प्रभावी होगा। यानी जिस डेट को यह अधिनियम लागू हो जाता है तो उस डेट से हम ये मान के चलें कि 15 वर्षों तक ये अधिनियम लागू होगा। उसके बाद फिर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। फ्रेंड्स, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीप में बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उस अधिनियम में, संशोधन अधिनियम बताया था 84वां। संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2002। इस 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया था कि जो हमारी सीटें हैं लोकसभा विधानसभाओं, इनकी संख्या को 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी क्योंकि देखो कई चीजें परिसीमन हम कर सकते हैं। जब सीटों का परिसीमन किया जाता है तो हम ये देखेंगे कि 2026 तक जो संख्या हमारी लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की है वो एज इट इज वही रहेंगी। उन सीटों में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करें कि एक जनगणना वाला भी हम फैक्टर देख सकते हैं कि जनगणना। तो फ्रेंड्स, ये कई सारी चीज़ें हो जाती हैं किसी भी जो हमारा जो संशोधन तो है सीटों से, रिजर्वेशन से रिलेटेड या सीटें बढ़ाने से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करती हैं। हम जैसे बात करें जनगणना की तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 2021 की जनगणना भी लागू, मतलब जनगणना हुई नहीं है। 2021 का आंकड़ा आपके पास अभी नहीं है, यानी कम जब जनगणना 2021 की होगी तो हम ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं 2 साल 1 साल जो है टाइम लगेगा।
तो ये जो अधिनियम जो अभी पास किया जा रहा है, इसको लागू होने में थोड़ा सा हम ये मान के चलें कि टाइम लगेगा। बात करें कि 2026 यानी मैं मान के चली कि 2027-28 तक जाकर ये अधिनियम को लागू किया जा सकता है। रीजन आपके सामने है कि 84वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सीटों में बदलाव नहीं किया जा सकता। और आगे मैं आपके बारे में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, इसके बारे में और बताता हूँ कि ये जो अधिनियम जब लागू होगा तो भारत के संविधान में वो कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पर इफ़ेक्ट होगा, जहाँ पर इनको रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल नंबर 239। टू थर्टी नाइन जिसमें एक कॉलम जोड़ा जाएगा 239A करके, और इसके अंतर्गत जो हमारे केंद्र शासित दिल्ली NCR, दिल्ली NCR जिसे हम कह सकते हैं, जो वहाँ की विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में क्या कर दिया जाएगा, 33% आरक्षण दे दिया जाएगा। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 239 कॉलम जोड़ा जाएगा 239A। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अगला जो आर्टिकल है भारत के संविधान का जो इफेक्ट करेगा, जहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करेंगे, वो है हमारा आर्टिकल 330। 330 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होगा चेंज, एक कॉलम जोड़ेंगे 330A करके, और हमारी जो लोकसभा है, इस लोकसभा की जो सीटें हैं, उन सीटों में 33% को प्रभावी किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये हमारे आर्टिकल हैं, और आर्टिकल में हमको इनको कहीं ना कहीं जो प्रावधान ला रहे हैं, उन प्रावधानों को कहीं ना कहीं स्थान देना होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के लिए 239, और लोकसभा में अगर सीटें बढ़ेंगी या हम कहेंगे रिजर्व करेंगे, तो वह 330A के अकॉर्डिंग। आगे हम बात करें 332 की आर्टिकल। देखिए फ्रेंड, 332 में हम ये बात करें कि जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इसमें राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। आगे हम बात करें कि ये जो फ्रेंड्स बात की है कि कितने टाइम तक, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 हमारे सामने निकल कर आता है 334 और 334A। 15 वर्षों, यानी ये जो प्रावधान है ये कितने 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। उसके बाद इस पर वापस से पुनः इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कई ऐसे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपके लिए जो परीक्षा है, उन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे बताइए लोकसभा में जो 33% जो सीटें हैं, इसका प्रावधान संविधान में कहाँ है। तो ये कई सारे जो आर्टिकल्स हैं आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा जो उद्देश्य ये था कि मैं आज इस जो करंट टॉपिक है, इस करंट टॉपिक पर आपको इस जो बताऊं बारीकी बिल के बारे में, कि कहीं ना कहीं ये बिल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सभी स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए तो है ही सही, क्योंकि उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको मैटर है, कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको डेली वहाँ पर क्वेश्चंस या पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलते रहें। इसीलिए थैंक यू फ्रेंड्स।